अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा हमने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। पहली बात तो ये बेटा कि ये टॉपिक चारों टाइप के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग, और फिर हमने इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5, और फिर लास्ट में बेटा इसके एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। और डेफिनेटली आप एमसीक्यू तब सॉल्व कर सकते हैं जब आपने लेक्चर पूरा सुना हो और तवज्जो के साथ सुना हो। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है। तो बेटा ये एक एन इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब है कि ये एक ऐसा सर्किट है जो स्मॉल कंपोनेंट्स को मिलकर बनाया गया है। दैट परफॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यानी एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट है बेटा जो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन से ऑपरेशन है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। अच्छा बेटा, इस टॉपिक के अंदर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, इंटरनल के ऊपर नहीं। उसकी वजह बेटा ये है क्योंकि ये बिलियन ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है और इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बहुत कम्प्लेक्स है। लिहाजा हम इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर ही आज बात करेंगे। और अगर बेटा कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम क्या करते हैं बेटा कि एक सिलिकॉन की स्मॉल चिप लेते हैं, स्मॉल चिप ऑफ सिलिकॉन, और उसके ऊपर पूरा एम्पलीफायर जो है उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। यानी बजाय हम छोटे छोटे कंपोनेंट को जोड़ने के, हम होल एम्पलीफायर को एक स्मॉल सिलिकॉन चिप के ऊपर ही फिट कर लेते हैं या इंटीग्रेट कर लेते हैं, और फिर उसको एक कैप्सूल के अंदर हम बंद कर देते हैं। जैसा कि बेटा यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं बेटा कि जो पिन्स हैं जो वर्किंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट हैं, जैसा कि इनपुट, आउटपुट और पावर सप्लाई, उन पिन्स को हम कैप्सूल से बाहर निकाल लेते हैं। अब ये जो पूरा इंटीग्रेटेड सर्किट है या इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर है बेटा, इसको हम नाम देते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जैसा कि बेटा ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। ये डायग्राम बेटा इसके बाद हम सिंबल के बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले बेटा सिंबल के ऊपर बात कर लेते हैं। बेटा एक ट्राइएंगुलर शेप है जिसके दो टर्मिनल्स हैं। एक बेटा नेगेटिव टर्मिनल है और दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल को बेटा हम नाम देते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, और पॉजिटिव टर्मिनल को हम नाम देते हैं बेटे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अब जरा ये देख लेते हैं कि इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के अंदर क्या डिफरेंस है। पहले बेटा इन्वर्टिंग इनपुट, अगर हम यहाँ पे कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, कोई इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो बेटा क्या होगा कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये इस इनपुट को, ये हमारे पास इनपुट है, इस इनपुट को एम्पलीफाई तो करेगा लेकिन इस सिग्नल को इन्वर्ट कर देगा। यानी ये इनपुट के अंदर ये देखें, ये पहले क्रेस्ट था, ये ट्रफ में कन्वर्ट हो गया, ये ट्रफ था, ये क्रेस्ट में कन्वर्ट हो गया। और जो बेटा फेज शिफ्ट आया ना वो है 180 डिग्री।
यानी इसने सिंपल क्या किया है कि इसने इनपुट को क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो दूसरा टर्मिनल है बेटे वो है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, यानी अगर आप इनपुट इस टर्मिनल के ऊपर देंगे तो ये क्या करेगा कि ये इनपुट को एम्पलीफाई तो करेगा, लेकिन अब बेटा हम सिंबल के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे बेटा एक ट्राइएंगुलर शेप है जिसके दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, एक है नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। जो नेगेटिव इनपुट है बेटा इसको हम नाम देते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, जो पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा उसको हम नाम देते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। और यहाँ पे बेटे एक आउटपुट है, नहीं यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी, यहाँ पे हम इनपुट देंगे और यहाँ से बेटे हमें आउटपुट मिलेगी। अब बेटा इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर बेटे हम कोई सिग्नल देते हैं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे, क्योंकि बेटा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई तो करेगा। लिहाजा क्या होगा कि अगर हम नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर इनपुट देते हैं जैसे ये है, तो ये क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई तो कर रहा है, सिग्नल को बढ़ा तो रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है कि सिग्नल को इसने इन्वर्ट कर दिया। जैसे ये पहले क्रेस्ट था, ये ट्रफ बन गया, यह ट्रफ था, ये क्रेस्ट बन गया, तो इसने इनपुट को इन्वर्ट कर दिया। तो फेज शिफ्ट कितने का आया, 180 डिग्री। उसके बाद बेटा अगर हम इनपुट देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे तो फिर क्या होगा कि ये भी सिग्नल को एम्पलीफाई तो करेगा। जैसा कि यहाँ पे हम इनपुट देते हैं तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई तो करेगा, लेकिन क्रेस्ट क्रेस्ट रहेगा और ट्रफ ट्रफ रहेगा, और जो फेज शिफ्ट आएगा बेटा वो होगा 0 डिग्री, या आप कह सकते हैं कि नो फेज शिफ्ट। तो ये डिफरेंस है इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे पिन डायग्राम। तो बेटा ये आपके सामने जो नज़र आ रही है जिसमें ए टर्मिनल्स हैं। अच्छा एक और बात कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर, यहाँ पे दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी। बेसिकली ये टर्मिनल्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक्टिवेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर बात है अगर हमने इससे कोई काम लेना है तो इसको एक्टिवेट तो करवाना पड़ेगा ना पहले। लिहाजा हम पॉजिटिव वीसीसी या नेगेटिव वीसीसी इन टर्मिनल के जरिए हम क्या करते हैं, इनको ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक्टिवेट करते हैं। अब पिन डायग्राम के अंदर देखें बेटा, यहाँ पे 8 टर्मिनल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्मिनल है वो है ऑफसेट नल, जो सेकंड है वो है इन्वर्टिंग इनपुट, यानी हम इन्वर्टिंग इनपुट यहाँ पे देते हैं, और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट अगर हम देना चाहते हैं तो वो टर्मिनल 3 पे देंगे। जो फोर्थ है वो माइनस वीसीसी, जो फिफ्थ है वो दोबारा ऑफसेट नल, और 6 टर्मिनल से बेटा हमें आउटपुट मिलेगी। जो 7th वाला बेटा वो है पॉजिटिव वीसीसी, और जो 8th वाला वो है एन डॉट सी। इसका मतलब है नो कनेक्शन, यानी यहाँ पे हम कोई कनेक्शन भी नहीं लगाते। अब बेटा इसका जो कोड है वो है 741 IC 741। अब बेटा ज़रा देखें ये इसका कोड क्या शो कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा है कि 8 टर्मिनल्स हैं, लेकिन उसमें जो टर्मिनल्स फंक्शनल टर्मिनल्स हैं वो 7 हैं। 8वां इसका कोई फंक्शन नहीं है, नो फंक्शन या नो कनेक्शन। लिहाजा ये जो 7 फंक्शनल टर्मिनल्स हैं ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट डिजिट। उसके बाद बेटा 4 इनपुट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये 4 टर्मिनल्स इनपुट के हैं, लिहाजा ये 4 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट्स को। और उसके बाद है बेटा
एक ही आउटपुट है जो टर्मिनल 6 पे है, तो ये जो 1 डिजिट है ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका जो कोड है वो IC741। अब बेटा बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बड़ा शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं OPAMP, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वैसे तो बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 ही बयान की गई हैं। उनमें जो पहली है बेटा वो है इनपुट रेजिस्टेंस। पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट टर्मिनल के दरमियान बेटा एक हाई रेजिस्टेंस है Rin, इसको हम नाम देते हैं इनपुट रेजिस्टेंस, वेरी हाई, और ये होती है मेगा ओहम्स के ऑर्डर में। चूँकि बेटा ये रेजिस्टेंस बहुत हाई है, लिहाजा यहाँ से करंट का फ्लो भी नहीं होगा। अगर आप आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात करें तो बेटा उसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी होती है। उसके बाद है बेटा आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड, इसके दरमियान एक लो रेजिस्टेंस होती है जिसको हम नाम देते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस। बेटा आउटपुट रेजिस्टेंस इसलिए लो होती है ताकि इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट हो और जो हमारा गेन है वो इंक्रीज हो। अगर आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात करें तो बेटा उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 0 होती है, इसमें इन्फिनिटी होगी और इसमें 0। अब बेटा बात करते हैं ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन क्या है कि बेटे अभी आपने इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट नहीं किया, यानी इनके दरमियान अभी कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, तो जो इसका गेन होगा बेटा वो बहुत हाई होगा। उसका ऑर्डर होता है तकरीबन 10 की पावर अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 5, यानी अगर आप 10 की पावर 5 का मतलब अगर आप कोई सिग्नल देंगे यहाँ पे इनपुट पे तो इसको 10 की पावर 5 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। अगर हम इसका फार्मूला देखें AOL, OL का मतलब ओपन लूप गेन, तो वो होता है V0 ओवर V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। अब बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बेटा हम नाम देते हैं V इन, यानी V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इज इक्वल टू V इन। इन दो टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस हो उसको बेटा हम नाम देते हैं V इन। तो लिहाजा AOL इक्वल टू V0 ओवर V इन। बेटा ये फार्मूला आपने याद रखना है, आगे टॉपिक्स में हमने यूज़ करना है। अब बेटा ये तो था ओपन लूप गेन। उसके बाद है क्लोज लूप गेन। अगर हम इनपुट को एक्सटर्नल सर्किट के जरिए कनेक्ट कर देते हैं आउटपुट के साथ तो फिर जो हमें गेन हासिल होगा उसको हम कहेंगे क्लोज्ड लूप गेन। और बेटा वो दो तरह का होता है, एक होता है इन्वर्टिंग, उसका ये फार्मूला है, यहाँ पे क्लोज लूप गेन को हमने रिप्रेजेंट किया G के साथ। एक होता है इन्वर्टिंग और उसका फार्मूला -R2 ओवर R1, ये हम आगे प्रूव भी करेंगे। और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग, होता है G इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1, ये भी बेटा हम आगे जाके ड्राइव करेंगे। अब बेटा आपने क्या करना है कि वीडियो को स्टॉप करके ये MCQ तो आपने सॉल्व करने हैं ताकि आपको पता चले कि आपने लेक्चर कितना फोकस हो के सुना है और आपको कितनी समझ आई है। तो वीडियो को स्टॉप करें और इसके MCQ खुद चेक करें आप। ओके, जो फर्स्ट MCQ था बेटा वो है एन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर हैज़ इनपुट रेजिस्टेंस, ये बेटा होती है इनफाइनाइट। उसके बाद बेटा दूसरा इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर इज कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये पीछे टॉपिक्स में हमने दोनों MCQ पढ़े हैं। उसके बाद है बेटा ये थर्ड वाला MCQ है, इसको बेटा हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं उसके साथ सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है
ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये कई दफ़ा बेटा बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। इसके अंदर पहली चीज़ ये है बेटा कि आपने डायग्राम बहुत अच्छी बनानी है, उसको लेबल अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद है बेटा इसकी डेरिवेशन। इसके अंदर थ्योरी बहुत कम है और इस टॉपिक के अंदर बेटा हम जो फार्मूला ड्राइव करेंगे, बेसिकली हमने इसके अंदर बेटे क्लोज लूप गेन का फार्मूला हमने ड्राइव करना है इसके अंदर, और उस फार्मूले को बेटे हमने फिर एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना है। लिहाजा बेटे इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना इस टॉपिक को। तो पहले बेटा हम देखते हैं डायग्राम। चूंकि ये ऑपरेशन एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, लिहाजा बेटे हम क्या करेंगे, इनपुट जो देंगे वो इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर देंगे, यानी नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर हम क्या करेंगे कि एक हम यहाँ पे बेटा रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। यह रेजिस्टेंस है R1, ये इनपुट रेजिस्टेंस है, और इसको कनेक्ट करेंगे बेटा हम V इन के साथ इनपुट वोल्टेज से। जो बेटा पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। फिर बेटा हमने एक रेजिस्टेंस R2 के जरिए इस इनपुट को कनेक्ट किया बेटा आउटपुट के साथ, और ये जो दो टर्मिनल हैं पॉजिटिव VCC और नेगेटिव VCC, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक्टिवेट करने के लिए। और बेटा जो हमें आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी इस टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान, यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान वो हमें आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू देगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि रजिस्टर का ये जो टर्मिनल है इसके और ग्राउंड के दरमियान जो वैल्यू होगी, क्योंकि बेटा रजिस्टेंस के इस टर्मिनल पे जो पोटेंशियल आएगा इस टर्मिनल का पोटेंशियल भी वही होना है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि इस टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हमें आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हमने टॉपिक के अंदर इस्तेमाल करना है। इसको बड़ा ज़रा अच्छे तरीके से समझना आपने, क्योंकि ये पॉइंट हमने डेरिवेशन में इस्तेमाल करना है। एक कंसेप्ट है बेटा वर्चुअल ग्राउंड का। अभी आपने टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि ओपन लूप गेन जो है वो बहुत हाई होता है, उसकी वैल्यू तकरीबन होती है 10⁵। अब ओपन लूप गेन का जो फार्मूला हुआ है V आउट आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, और V इन बेटा किसके बराबर है, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। अब बेटा देखें ओपन लूप गेन की जो वैल्यू बहुत हाई है बेटा, अगर दो क्वांटिटीज़ को आप डिवाइड करें और आंसर आपका बहुत हाई हो तो इसका मतलब है जो उसका डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है। क्यों, क्योंकि जो इसका जो आंसर आ रहा है वो वेरी हाई है। तो जो डिनोमिनेटर है बेटा वो हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, यानी V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इक्वल टू 0। तो अगर ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है बेटा कि V पॉजिटिव और V नेगेटिव क्या है, इक्वल है। अब जरा बेटा इस डायग्राम में आए, देखिए आपने ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको आपने ग्राउंड किया, यानी जो V पॉजिटिव बेटा यहाँ पे आएगी वो आएगी 0, क्योंकि ये ग्राउंड है। और चूंकि V पॉजिटिव और V नेगेटिव दोनों इक्वल हैं, लिहाजा बेटा अगर V पॉजिटिव 0 है तो यहाँ पे इस टर्मिनल पे जो V नेगेटिव है वो भी क्या होगी, वो भी 0 होगी। तो देखें एक्चुअल में आपने ग्राउंड किसको किया है, एक्चुअल में आपने ग्राउंड इस पॉजिटिव टर्मिनल को किया है, लेकिन ओपन लूप गेन के हाई होने की वजह से ये जो टर्मिनल है ये भी ग्राउंड हो गया, हालांकि ये एक्चुअल में ग्राउंड नहीं है। लिहाजा हम इसको कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड। जो रियलिटी में जो ग्राउंड ना हो
उसको हम नाम देते हैं वर्चुअल ग्राउंड। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है वर्चुअल ग्राउंड का। अब बेटा हम क्या करते हैं कि R1 और R2 के दोनों टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल को डिफाइन कर लेते हैं। बेटा R1 का ये जो है ये है इनपुट रेजिस्टेंस, इसके इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल है बेटा वो है 0, और इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल है बेटा वो कितना है V in। अगर हम इसकी बात करें इस टर्मिनल की, तो चूंकि ये इसके साथ कनेक्ट है, दरमियान में रेजिस्टेंस भी कोई नहीं है, तो लिहाजा जितना इस टर्मिनल का पोटेंशियल है इसका भी उतना ही होगा, लिहाजा ये भी कितना होगा 0 वोल्ट। और इस टर्मिनल की बात करें तो बेटा इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो कितना है V0। अब बेटा हमने क्या करना है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के क्लोज्ड लूप का फार्मूला ड्राइव करना है। क्लोज्ड लूप गेन, इसका बेटा हमने फार्मूला ड्राइव करना है। पहले बेटा हमने करंट फाइंड करना है जो R1 में से फ्लो कर रहा है इस इनपुट वोल्टेज की वजह से, वो है I1। फिर बेटे हमने करंट फाइंड करना है I2 जो R2 में से फ्लो कर रहा है। पहले बेटा हम फाइंड करते हैं I1, करंट थ्रू R1। तो बेटा ये देखिए कि अगर हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि R के दोनों टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल है उसका हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और फिर उसको R1 पे डिवाइड कर देंगे। जैसा कि ये देखें रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल का पोटेंशियल है V in माइनस इस टर्मिनल का पोटेंशियल है V नेगेटिव, डिवाइड कर देंगे R1 पे। बेटा ये तो आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम माइनस ही करेंगे ना। बेटा आप ये भी कर सकते हैं कि V माइनस माइनस V in, आंसर बेटा सेम ही आएगा। तो लिहाजा जो बुक के अंदर डेरिवेशन है वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो R1 रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे, इस टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस इस टर्मिनल का पोटेंशियल और डिवाइड कर देंगे किस पे R1 पे। तो करंट थ्रू R1 इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I1 से, ये इक्वल होगा V in माइनस बेटा V नेगेटिव की वैल्यू कितनी है 0, 0 आएगा ओवर R1। इसको बेटा आप री राइट करके लिखेंगे तो V in ओवर R1 इक्वल टू I1। तो ये करंट आ गया बेटा जो R1 में फ्लो कर रहा है। अब बेटा हमने करंट निकालना है R2 में से, तो करंट थ्रू R2, तो वो बेटा कैसे को देखिए कैसे निकालेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये R2 के दो टर्मिनल लेंगे, देखें एक टर्मिनल ये और एक ये है। इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना बेटे वो है 0 माइनस इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है V0 डिवाइडेड बाय R2 आएगा। बेटा ये कंसेप्ट आपने याद रखना, न्यूमेरिकल्स में भी हमने ये कंसेप्ट यूज़ करना है। तो R2 का जो करंट फ्लो कर रहा है I2 उसको कैसे फाइंड किया है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल 0 माइनस कर दिया जो इस टर्मिनल का पोटेंशियल है वो डिवाइड कर दिया R2 पे। तो लिहाजा I2 इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटा माइनस V0 ओवर R2। तो I1 भी बेटा आपने कैलकुलेट कर लिया और I2 भी कैलकुलेट कर लिया। अब बेटे हम अप्लाई करेंगे KCL किरचॉफ करंट लॉ बाय KCL। I1 इक्वल टू या I2 इक्वल टू I1।
बेटा ये देखिए दोनों करंट्स इक्वल क्यों हैं। बेटा ये I1 फ्लो करेगा क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस बहुत हाई है, लिहाजा यहाँ से करंट का फ्लो कोई नहीं होना। I1 फ्लो करेगा इस टर्मिनल से फ्लो करके किस में से पास होगा बेटे, R2 में से। तो जितना I1 होगा बेटा I2 भी उतना ही होगा, लिहाजा I2 इक्वल टू I1। अब I2 की बेटा जो हमने वैल्यू फाइंड किया हुआ है माइनस V0 ओवर R2, और जो I1 की वैल्यू बेटे वो है V in ओवर R1। अब बेटा इसकी इन दोनों की जगह चेंज कर दें तो आ जाएगा V0 ओवर R2 इक्वल टू V0 ओवर V in इक्वल टू R2 ओवर R1। अब बेटा अगर नेगेटिव के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो इधर आ जाता है V0 ओवर V in इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। अब बेटा ये देखें ये किसके इक्वल है, V0 ओवर V in ये गेन के इक्वल है, लेकिन ये कौन सा गेन है बेटा, क्लोज लूप गेन। तो लिहाजा हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे G के साथ, इक्वल टू आ जाएगा माइनस R2 ओवर R1। बेटा ये फार्मूला आपने याद रखना है। दिस इज क्लोज्ड लूप गेन ऑफ इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब बेटा इस नेगेटिव का क्या मतलब है, इस नेगेटिव का ये मतलब है कि अगर आप इनपुट देंगे, ये आपने इनपुट दी है, तो बेटा ये इसको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। सिग्नल को एम्पलीफाई तो करेगा लेकिन इसको क्या कर देगा, इन्वर्ट करेगा। क्रेस्ट को ट्रफ में चेंज कर देगा, ट्रफ को क्रेस्ट में। फेज शिफ्ट कितना होगा, 180 डिग्री। अब अगली बात यह है कि बेटा हमने देखना है कि इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर के क्लोज लूप की डिपेंडेंस किस पे है। तो इस पर बात करेंगे डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस बेटा सिंपली हमें फार्मूले से नज़र आ रहा है, डिपेंडेंस किस पे है, R2 पे और R1 पे। दूसरी बात, इस गेन की जो डिपेंडेंस है बेटा वो इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं है, यानी इसका जो गेन है वो इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, यानी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर क्या हो रहा है। हम सिर्फ किसको देखेंगे बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, R2 और R1 को। तो ये तो था बेटा ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब बेटा हमने क्या करना है कि ये जो MCQ नंबर 3 है इसको सॉल्व करना आपने, और चेक करना कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो बेटा जो इसको आंसर आता है वो आता है -10। ये इसका आंसर ठीक है। किस फार्मूले के अकॉर्डिंग बेटा, G इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। R2 की वैल्यू कितनी बेटे, 100 किलो का 10 की पावर 3, और R1 की वैल्यू कितनी बेटे, 10 किलो की जगह 10 की पावर 3। ये कट जाएगा, 10 को 10 को डिवाइड करें तो -10 आ जाएगा। गेन का बेटा यूनिट नहीं होगी तो बेटा डिमेंशन भी नहीं होगी। ये है बेटे आज का आपका लेक्चर, जिसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।